दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। सितंबर 2023 में भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिस समिति का मुख्य काम था राष्ट्र में एक राष्ट्र एक चुनाव के पूरे मुद्दे की जांच करना और अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपना। इस उच्च स्तरीय समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया था। हाल ही में इस समिति ने देश के विभिन्न समूहों से, राजनीतिक दलों से और विधि आयोग से उनकी प्रतिक्रियाएं मांगी हैं। इसके कारण ये मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में आ गया है और इसलिए इन फोकस में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम होगा एक राष्ट्र एक चुनाव। इसके फायदे और नुकसान सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के क्या पक्ष होंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा मुद्दा खबर में है, यानी जो उच्च स्तरीय समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति ने देश के अलग अलग समूहों से, विधि आयोग से उनकी प्रतिक्रियाएं मांगी है और इसके कारण ये पूरा मुद्दा चर्चा में है। फिर हम देखने का प्रयास करेंगे कि एक राष्ट्र एक चुनाव के पूरे मुद्दे की पृष्ठभूमि क्या क्या है, किन कारणों के आधार पर एक राष्ट्र और एक चुनाव के मुद्दे को या पूरे राष्ट्र में एक ही चुनाव करवाने के मुद्दे को आधार बनता है, यानी उस मुद्दे को स्थापित करने की बात आती है कि पूरे देश में अलग अलग राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ होना चाहिए। उसके कारण क्या है, इस पर बात होगी। इसके अंतर्गत आने वाली चुनौतियां क्या हो सकती है, उस पर बात करेंगे। अलग अलग विधि आयोग ने या किसी संसदीय समिति ने इस मुद्दे पर अपनी क्या सिफारिशें रखी हैं और उन सिफारिशों के आधार पर देखेंगे कि इसका समुचित समाधान, एक आदर्श समाधान क्या हो सकता है। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है ये यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ता है, उसके भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान जैसे खंडों से जोड़ करके आप उसे देख सकते हैं। हम अपने टॉपिक की शुरुआत करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन प्राप्त करने में आपको आसानी हो। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे मुद्दे की, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे की पृष्ठभूमि क्या है। आप जानते हैं कि सितंबर 2023 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया था। इससे पहले भी आप देख सकते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि कैसे बनती है कि हमारे देश के जो पहले 4 आम चुनाव हैं, यानी 1952, 1957, 1962 और 1967 में सभी राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के आम चुनाव एक साथ हुए। लेकिन इसके बाद 7 बार लोकसभा के समय से पहले भंग होने के कारण और अलग अलग विधानसभाओं के अनेकों बार समय से पहले, उनकी अवधि पूर्ण होने से पहले उनके भंग होने के कारण इस तरह की स्थितियां आई कि वर्ष 2019 में लोकसभा के साथ केवल 4 विधानसभाओं के ही चुनाव संपन्न हुए। और इसलिए यह मुद्दा बार बार उठाया जाता रहा कि इन सभी चुनाव में बेहद ज्यादा खर्च आता है, प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल होता है और इसलिए अगर राष्ट्र में सभी विधानसभाओं के और लोकसभा के चुनाव एक साथ संपन्न हो जाए तो बहुत ज्यादा प्रशासनिक दक्षता की जो हानि होती है उसका बचाव होगा, लागत का बचाव होगा, चुनाव में खर्च होने वाले पैसे का बचाव होगा, शासन को भी अपने वास्तविक कामों पर ध्यान देने की एक समय मिलेगा। इसका जो एक राष्ट्र एक चुनाव का जो पूरा विचार है ये सबसे पहले 1982 में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा विधि आयोग ने भी 1999 में इस विचार को प्रस्तुत किया था। इसका आधार क्या है, किन कारणों से, जैसा कि अभी आपको बताया गया कि प्रशासनिक दक्षता और शासन का काफी समय इसके अंतर्गत जाता है, तो क्या आधार है, 4 मुख्य आधार हैं जिसके कारण एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की जाती है। सबसे पहला आधार तो यह है कि हमारे देश में केंद्र सरकार का, अगर हम खर्च माने, एक लोकसभा चुनाव में सामान्य तौर पर खर्च का जो अनुमान है वो लगभग 4000 करोड़ रुपए का है। चुनावी लागत ये बहुत ज्यादा है। इसके अलावा अलग अलग समय पर राज्य विधानसभाओं के चुनाव होते हैं और बहुत सी विधानसभा समय से पहले भी भंग हो जाती है, तो लगातार चुनाव होते रहते हैं। एक वर्ष में लगभग 4 से 5 या 4 से 6 विधानसभाओं के चुनाव संपन्न होते हैं जिसमें बेहद ज्यादा चुनावी लागत होती है और इस चुनावी लागत को बचाने के लिए ऐसे तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि अगर ये सभी चुनाव एक साथ हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसा कि आपको बताया गया कि हर वर्ष 5 से 6 राज्यों में चुनाव होते हैं और
पूरे राज्य की जो मशीनरी है वो इन चुनावों में लग जाती है। साथ ही अलग अलग राज्यों के मंत्री और यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री और विभिन्न राजनीतिक दल लगातार चुनाव अभियान मोड में चले जाते हैं। यानी पूरी मशीनरी, जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं, तो इससे क्या है कि नीति निर्माण पर भी नकारात्मक असर पड़ता है, शासन पर नकारात्मक असर पड़ता है। जहां जिस राज्य विधानसभा में चुनाव होते हैं उसमें सामान्य तौर पर आदर्श आचार संहिता 45 से 60 दिनों तक लगती है, जिससे राज्य की सरकार या केंद्र सरकार उस राज्य से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से नहीं लिया जाता, किसी भी परियोजना की, महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत नहीं हो पाती। इससे शासन की हानि होती है। साथ ही पूरे जिले की जो मशीनरी है वो चुनावों को संपन्न कराने में लग जाती है। विभिन्न अर्ध सैनिक बलों को एक उनके वास्तविक कामों से हटा करके चुनावी संचालन के लिए लगाया जाता है, जिससे प्रशासनिक दक्षता पर प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और अलग अलग राजनीतिक दल, चुनाव जीतने का उन पर दबाव होता है, हर वर्ष दबाव होता है। इसके कारण वो चुनावों में लगभग सभी राजनीतिक दल ध्रुवीकरण की राजनीति का भी इस्तेमाल करते हैं। और इस ध्रुवीकरण अभियान के कारण हमारे जैसे देश में, जो बहुभाषी देश है, बहुधार्मिक देश है, उसमें तरह तरह की दरार की भी एक पृष्ठभूमि का निर्माण होता है। और खासतौर से सोशल मीडिया के दौर में इस तरह की दरारें ज्यादा प्रभावी तरीके से नजर आती है। तो इन सब कारणों से कहा जाता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव जैसी स्थितियों को लाना चाहिए और भारत में लागू होना चाहिए। इसमें किस तरह की चुनौतियां आ सकती हैं? इसमें चुनौतियां जो आएंगी वो संवैधानिक रूप से आएंगी और लोकतांत्रिक मूल्यों के दृष्टिकोण से आएंगी। जैसे भारत राज्यों का एक संघ है, भारत में संघवाद की अवधारणा को अपनाया गया है। शासन के अंतर्गत प्रत्येक राज्य की अपनी अनूठी डिमांड होती है और उस राज्य की डिमांड के अनुसार ही वहां की राज्य सरकार को विभिन्न नीतिगत निर्णय लेने होते हैं। अगर सभी राज्यों में एक साथ चुनाव संपन्न किए जाएंगे तो क्षेत्रीय राज्य विशेष के जो मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे उन पर प्रभावी होने की संभावना रहती है। अगर एक राष्ट्र एक चुनाव की संकल्पना लागू होगी तो राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावी होंगे क्षेत्रीय मुद्दों पर, जिससे राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को लाभ होगा। और जो विभिन्न क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो क्षेत्रीय राजनीतिक आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको नुकसान हो सकता है। और इससे भारतीय संघवाद की जो अवधारणा है इसको महत्वपूर्ण रूप से नुकसान हो सकता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक क्षति इसके अंतर्गत मानी जाती है। चुनाव राजनीतिक दलों के लिए एक महत्वपूर्ण फीडबैक तंत्र का भी निर्माण करते हैं। अलग अलग राज्यों में समय समय पर चुनाव होते रहते हैं। इससे वहां की न केवल सरकार को बल्कि अलग अलग राजनीतिक दलों को भी देश की जनता की सामान्य आकांक्षाओं के बारे में पता चलता है। एक फीडबैक तंत्र के रूप में चुनाव काम करते हैं और इस फीडबैक तंत्र के कारण ही अलग अलग राज्यों की सरकारें और यहां तक कि केंद्र सरकारें भी नीतिगत निर्णय लेती हैं, महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेते हैं। तो अगर एक चुनाव सभी चुनाव 5 वर्ष बाद होंगे तो इस तरह का पूरा तंत्र समाप्त होने का एक खतरा पैदा हो जाता है। ये तो कुछ लोकतांत्रिक और संवैधानिक चीजें हैं। इसके अलावा इस पूरी प्रक्रिया को, एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाने के लिए कुछ संवैधानिक संशोधन भी करने होंगे। जैसे अलग अलग हमारे देश में संसद के सदनों की जो अवधि है, सत्र है, सत्रावसान है और उनका विघटन है, उससे संबंधित अनुच्छेद 83 और 85। इसके अलावा विधान मंडल के अवधि, उनके सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित जो अनुच्छेद हैं 172 और 174। और इसके अलावा विभिन्न राज्यों में जो समय से पहले संवैधानिक तंत्र की विफलता पर जो 356 अनुच्छेद का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जानते हैं कि अगर ये सारे परिवर्तन, एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा को लागू करना है तो उसके लिए किसी न किसी प्रकार की अवधि में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। अवधि में परिवर्तन करने का मतलब क्या है कि इस तरह के तरीके अपनाए जा सकते हैं कि एक चुनावी चक्र में लोकसभा और कुछ राज्य विधानसभाओं के चुनाव हो और फिर 2.5 साल बाद अलग जो बची हुई विधानसभा है उनके चुनाव संपन्न हो। तो अगर इस तरह के काम करने हैं, इस तरह के, तो अलग अलग विधानसभाओं की अवधियों में भी परिवर्तन होगा और इनके कारण ही इन सभी संविधान के जो अनुच्छेद हैं इनमें परिवर्तन की आवश्यकता भी उभरेगी। तो इस तरह की ये चुनौतियां एक राष्ट्र एक चुनाव के अंतर्गत, उसको लागू करने के अंतर्गत
महत्वपूर्ण रूप से प्रभावी हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि समय पर इस पूरी योजना को अमली जामा पहनाने के लिए, इसको कार्य रूप देने के लिए अलग अलग समितियों ने किस प्रकार के सुझाव दिए। जैसे कानून और न्याय पर संसदीय समिति, कार्मिक लोक शिकायत, कानून और न्याय पर एक संसदीय समिति जिसकी रिपोर्ट 2015 में आई, और विधि आयोग की एक 2018 की मसौदा रिपोर्ट, इन सभी को मिला दिया जाए तो इन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित मुद्दे को कार्य रूप देने के लिए अपनी अलग अलग सिफारिशें पेश की हैं। इन सभी सिफारिशों को अगर एक जगह रखा जाए तो 3-4 पॉइंट्स उभर करके सामने आते हैं। जैसे एक पॉइंट यह आता है कि विभिन्न लोकसभाओं, माफ कीजिएगा, लोकसभा और विभिन्न लगभग आधे के बराबर राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक चक्र में पूरे किए जाने चाहिए और बची विधानसभाओं के चुनाव दूसरे चक्र में पूरे किए जाने चाहिए। यानी चुनाव के 2 चक्र अपनाए जाने चाहिए जिनमें 2.5 साल का अंतराल हो। और इसमें आप जानते हैं कि विभिन्न विधानसभाओं की अवधियों में कटौती या बढ़ोतरी होगी वहां के राजनीतिक हालात के अनुरूप। इसके लिए संवैधानिक संशोधन भी करने पड़ेंगे और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में भी संशोधन करने की आवश्यकता होगी। साथ ही एक और सिफारिश है कि अविश्वास प्रस्ताव के साथ विश्वास प्रस्ताव भी अनिवार्य रूप से आना चाहिए। यानी अगर किसी भी सरकार के खिलाफ किसी प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वहां पर सरकार के गठन के लिए भी यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि विभिन्न राजनीतिक दल अगर अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो वो सरकार बनाने में भी सक्षम हो। यानी किसी भी प्रकार से ऐसी चीजें पैदा ना हो जाए कि वहां पर सरकार का गठन ही ना हो। इसके साथ ही ये भी अनिवार्य करने की बात की जाती है कि अगर कहीं अपरिहार्य स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाए कि सरकार का गठन संभव नहीं है तो जो नई विधानसभा या नई लोकसभा का गठन किया जाता है उसको मूल विधानसभा या लोकसभा के बची हुई अवधि तक ही कार्य करना है। यानी अगर 2 साल बाद कोई विधानसभा या लोकसभा भंग हो जाती है और इसके बाद कोई चुनाव होता है तो इसकी जो अवधि है वो मात्र 3 वर्ष तक ही होनी चाहिए। इससे जो भी व्यक्ति, जो भी संसद सदस्य या विधानमंडल के सदस्य सरकार को भंग करने के पक्ष में थे उन पर एक दबाव बनेगा कि वो सरकार का गठन करें, और ये एक महत्वपूर्ण समाधान हो सकता है सरकार का गठन करने के लिए और 5 सालों की अवधि में चुनाव कराने के लिए। साथ ही संसद सदस्यों की मृत्यु, इस्तीफे या अयोग्यता के कारण जब कोई सीट खाली होती है तो इनको सभी को 1 वर्ष में उपचुनाव की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि सभी उपचुनाव 1 वर्ष की अवधि में संपन्न हो सके। यानी हर वर्ष उपचुनावों की व्यवस्था की जा सकती है, जो भी सीटें खाली हो सकती है। अलग अलग संसदीय लोकतंत्र में इस प्रकार की व्यवस्थाएं अपनाई गई है, यानी एक साथ चुनावों की व्यवस्था अपनाई गई है। इसमें 3 महत्वपूर्ण उदाहरण है, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन और जर्मनी। इन तीनों देशों में वहां के जो नेशनल असेंबली है और प्रांतीय विधानसभा है उनके चुनाव एक साथ संपन्न किए जाते हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका में वहां के जो संसदीय नेशनल असेंबली के चुनाव है और प्रांतीय विधानसभा के चुनाव है वो 5 वर्ष में संपन्न होते हैं और एक साथ कराए जाते हैं। साथ ही नेशनल असेंबली द्वारा ही वहां के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसी प्रकार से स्वीडन और जर्मनी में पीएम और चांसलर, क्रमशः पीएम और चांसलर का जो चुनाव है वो हर 4 साल में संबंधित विधायिकाओं द्वारा ही कराया जाता है। जर्मनी में तो व्यवस्था ऐसी है कि अगर आप चांसलर को हटाना चाहते हैं, उसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको उसका जो विकल्प है उसको चुनना होगा। यानी चांसलर का जो विकल्प होगा उसका चुनाव पहले हो जाएगा। इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो ऐसा नहीं है कि विश्व के अन्य हिस्सों में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं अपनाई गई हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव जैसी व्यवस्थाएं अन्य देशों में भी हैं। इसका एक आदर्श समाधान क्या हो सकता है? आदर्श समाधान ये हो सकता है कि लोकसभा चुनाव एक चक्र में संपन्न हो और सभी राज्य विधानसभा के जो चुनाव है वो दूसरे चक्र में संपन्न हो। साथ ही आप अविश्वास प्रस्ताव के साथ विश्वास प्रस्ताव को अनिवार्य रूप से लाने की व्यवस्था कर सकते हैं ताकि कहीं पर भी जो चुनी हुई प्रतिनिधि सभा है उसका अभाव न देखना पड़े। और इसके साथ साथ एक वर्ष में उपचुनाव की व्यवस्था हो सकती है खाली सीटों के लिए, और जिससे लोकतांत्रिक और संघीय सिद्धांतों से समझौता किए बिना समाधान निकल सके। और साथ ही इस पूरे मुद्दे के समाधान के लिए जरूरी है कि सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लिया जाए ताकि ये जो पूरा इतना बड़ा परिवर्तन है ये सभी की सहमति से संपन्न हो सके। अंत में इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है?
देश में एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे की जांच के लिए वर्ष 2023 में उच्च स्तरीय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? आपके ऑप्शंस हैं प्रतिभा पाटिल, वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।